हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम शुरू करेंगे अपना पहला चैप्टर क्लास 8th का साइंस का, विच इज़ सेल। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। उसके बाद फॉर मोर सच वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, and if you want to join our paid classes, do let me know. I'll mention my Instagram handle down over there. So let's get started. Sorry, एक second. With our first chapter, which is cell. So let's get started. Yes, it's all there. तो सेल क्या होता है? सेल इज़ नथिंग मतलब इट्स द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। लाइक जितनी भी चीज़ें हमारे अराउंड है जो लिविंग है फॉर श्योर, वो सारी ही सेल से बनी है। लाइक हम ये देखें तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ। सबकी अपनी अपनी फॉर्म्स है, सबके अपने अपने स्ट्रक्चर हैं। कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है सबके बीच में। जो बेसिक स्ट्रक्चर जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, सिर्फ वही सिमिलर है हम सबके बीच में, नथिंग और। जस्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग जैसे एक बिल्डिंग होती है ब्रिक्स से बनी होती है, राइट। तो वैसे ही हमारी जो बॉडीज़ हैं, जो प्लांट्स की बॉडीज़ हैं, जो एनिमल्स की बॉडीज़ हैं, जितनी भी फंजाई, बैक्टीरिया एंड ऑल जितना भी हो गया, वो सारे ही सेल से बने हुए हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो जो बैक्टीरिया है, एमीबा एक बैक्टीरिया है। वहाँ से लेके जितने भी मैंने बोला एमीबा एक बैक्टीरिया, आंसर सॉरी, बैक्टीरिया है। और जैसे बैक्टीरिया हो गया, एमीबा हो गया, कुछ लार्ज बॉडीज़ हो गई, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। सेल हमारा बेसिक यूनिट है। हर ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट सेल ही है। सेल भी फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। एक हो गया यूनिसेलुलर, जो सिंगल सेल इंडिविजुअल्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और जो मल्टीसेलुलर मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेल से बने हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। सेल्स का बेसिक फंक्शन इज़ नथिंग मोर देन टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट। मतलब हमारी बॉडी के जितने प्रोसेसेस हैं उन सबको परफॉर्म करने के लिए हमें सेल्स ही चाहिए। हम फर्दर आगे देखेंगे भी कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर है, प्रॉपर डिटेल में हम स्ट्रक्चर और फंक्शंस पढ़ेंगे सेल के। बट फर्दर ये मतलब इंट्रोडक्शन के लिए दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ऑफ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सेल, अब हम बने भी सेल से हुए हैं, मतलब हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट भी यही है, और सेल ही आगे सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो फंक्शनल यूनिट भी यही है। सो इट्स जस्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डू फोकस, क्योंकि इफ़ यू ऑप्ट फॉर मेडिकल दिस इज़ व्हाट यू गोना हैव। तो अब हम डिस्कवरी करते हैं सेल की। सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये हमने देख लिया। 17th सेंचुरी के अंदर रॉबर्ट हुक नाम का जो फर्स्ट साइंटिस्ट था, 1665 के अंदर उसने ऑब्ज़र्व किया था थिन स्लाइसेस ऑफ कॉक। उसने एक ट्री की बाग का जैसे वो लिया, उसका थिन स्लाइस लिया, एंड वहाँ पे उसने ऑब्ज़र्व किया। उसने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि जो कॉक है ना, वो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अंदर कुछ लिटिल कंपार्टमेंट्स हैं। मतलब उन्हें हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर की तरह मतलब उसने क्या किया, सेल को एक लिटिल रूम की तरह ले लिया। जो कंपार्टमेंट्स थे, जो उसने जैसे आई विल शो यू गाइस, ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स हो गया, ठीक है। ऐसी अपीयरेंस होती है थोड़ी सेल की। और ये हो गया अपना रॉबर्ट हुक। नहीं पूछेगा कोई हो गया, मतलब ठीक है, तुम्हें याद रखना है। तुम्हें ये याद ज़रूर रखना है कि रॉबर्ट हुक ही पहला साइंटिस्ट था जिसने देखा कि डेड सेल को ऑब्ज़र्व किया, वो रॉबर्ट हुक था। डू रिमेंबर, डेड सेल को ऑब्ज़र्व किया था उसने, ठीक है। कंपार्टमेंट्स वर एक्चुअली डेड सेल जिसके अराउंड सेल वॉल थी, क्योंकि उसने ट्री से लिया था, बार्क ऑफ द ट्री मतलब प्लांट हो गया, और प्लांट के पास एक्सटर्नल कवरिंग होती है सेल वॉल की। ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो सेल का देखिए बेसिक स्ट्रक्चर है, बट वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट नंबर, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है। जो आउटरमोस्ट लेयर होती है, डू यू नोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीएवी, सो डू फोकस। तो स्किन की जो आउटरमोस्ट लेयर होती है अपनी, ये स्किन की आउटरमोस्ट लेयर, ये डेड सेल की बनी होती है, ठीक है। और एक जो ये हम बार बार ना हम ये स्किन को शेड करते रहते हैं और नई स्किन आती रहती है, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इट्स सेइंग इज़, हम ह्यूमन बीइंग्स एवरी ईयर में 4 किलोग्राम्स ऑफ स्किन लूज़ कर देते हैं। 4 किलोग्राम्स ऑफ स्किन के सेल्स जो होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, वो हम लूज़ कर देते हैं। फर्दर मूविंग, वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप, साइज़ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल नंबर की बात करें तो एमीबा एक अर्थवर्म है,
एमीबा एक अर्थवर्म है। आज मैं एमीबा को बहुत चीज़ें बना रही हूँ, सॉरी गाइस, सॉरी। एमीबा और अर्थवर्म को इन्होंने कंपेयर किया, तो उसके ऊपर इन्होंने कहा कि लाइक जो एमीबा है वो सिंगल सेल है और जो अर्थवर्म है वो मिलियन ऑफ सेल से बना हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ सेल हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिवाइड किया था यूनिसेलर और मल्टी सेलर के बेसिस पे। इसी बेसिस पे बना रहे हैं कि एमीबा यूनिसेलुलर हो गया और अर्थवर्म मल्टी सेलुलर हो गया। सो सिंपल, बहुत सिंपल चैप्टर है गाइस और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू रिमेंबर, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में बांट दिया उन्होंने, यूनिसेलर और मल्टी सेलर। यूनिसेलर जो सिंगल सेल्ड हो गए, मल्टी सेलर जो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेल्स, मैनी नंबर ऑफ़ सेल्स से बने वो। यूनिसेलर की एग्जांपल आ गई यूग्लेना, एमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, मल्टी सेलर में हम पता है ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल्स, नॉर्मल सी है। सो यू गाइज नीड टू रिमेंबर दिस। सेल शेप की बात करें तो सेल शेप बहुत तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट काम है, तो डिफरेंट तरह के होंगे। अभी हम नीचे देख भी लेंगे उसे। ओवल भी हो सकता है, सफेरिकल भी हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है, फाइबर लाइक भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ प्रेजेंट है और उस टिश्यू का क्या काम है, उस हिसाब से होता है। जैसे नर्व सेल है वो ये ऐसे, ये रहा अपना नर्व सेल, देख रहे हो। तो इसका काम है कि अपनी बॉडी में ट्रांसमिट करना, जितने भी इम्पल्सेस हैं वो सारे ट्रांसमिट करते हैं, ब्रेन से लेके सारा। यू नो गाइज नो दैट ऑलरेडी, और फर्दर बड़ी क्लासेस में जाके तुम और डिटेल्स में भी पढ़ोगे इन्हें। तो बेसिकली ये देखो, लिवर सेल देखो, इसका शेप, इसकी शेप अलग है। रेड ब्लड सेल देखो, इसकी अलग है। फैट सेल, एमीबा, स्मूथ मसल। एमीबा खुद सिंगल सेल्ड है तो ऑफकोर्स क्लैडोमोनास, नर्व सेल, ये सब, इन सब की शेप्स अलग हैं। ठीक है, सो यू गाइज नीड टू फोकस ऑन इट। वैरायटी ऐसे कोई सच कोई पूछेगा नहीं, बस एक बार देख लेना। सेल साइज़ की बात करें तो ये क्वेश्चन आ जाता होता है, जो स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे मतलब मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट सेल इज़ माइकोप्लाज्मा, जिसे हम PPLO भी कहते हैं। PPLO मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑल्सो कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। 0.1 माइक्रोन होता है और 10⁻⁻6 मीटर। जो ऑस्ट्रिच सेल है वो लार्जेस्ट सेल है, 170 mm इन डायमीटर। ठीक है, एक्टिविटी से आज सच कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हम, अच्छा ये हैन सेल जो होता है वो सिंगल सेल होता है, और हमने भी देखा है एग, हम सब ने, किसने नहीं देखा है, ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द पीपल ऑल्सो डू ईट देम। तो यस, इसमें से कुछ नहीं आएगा, बस तुम ये डायग्राम देख लो। सेल मेम्ब्रेन है सबसे बाहर, यॉक है, फिर ये एल्ब्यूमिन हो गया, ये आउटर शेल, ये एयर सैक, नथिंग, जस्ट अ क्रॉस सेक्शन। डिफरेंट पार्ट्स दिखाना चाहते थे बस वो तुम्हें। फिर तुम ये देख लो, एमीबा के अंदर, एमीबा का साइज़ है, नेक का साइज़, ऑस्ट्रिच, कारा, सब, रेड ब्लड सेल। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि एक एवरेज लाइफ स्पैन रेड ब्लड सेल का 120 डेज़ होता है। 120 डेज़ के बाद अपने अंदर जितने रेड ब्लड सेल होते हैं वो मतलब ऑटोमेटिकली रीजनरेट होते रहते हैं, मरते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। इट्स जस्ट अ प्रोसेस, खुद होता रहता है ये। 120 डेज़ का लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल्स का। ठीक है, इस एक्टिविटी में से व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इस चीक सेल के अंदर मिथाइलिन ब्लू होता है, और मतलब जिससे हम स्टेन करेंगे और हमें दिखेगा। ठीक है, और एंड जो ये अनियन पील है उसके अंदर हम सेफ्रोनिन डालते हैं तो उसे स्टेन कर सकते हैं। इट्स जस्ट मतलब तुम्हें इतना ही याद रखना है, अनियन पील के लिए सेफ्रोनिन था और चीक सेल के लिए मिथाइलिन ब्लू था। बाकी सब तुम रीड कर लोगे तो तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा। एक्टिविटी से क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। डू यू नो से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, तो डू फोकस ऑन डू यू नोस। DAV मैं खुद पढ़ चुकी हूँ उसमें। पार्ट्स ऑफ सेल की बात करें तो एक सेल के अंदर एक लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है जिसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन होती है और जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों आता है। लाइक दिस इज़ द सेल यू कैन फोकस इट ऑन, आई विल फोकस अ बिट। ये अपना साइटोप्लाज्म हो गया, ये इट्स मार्क्ड ऑल्सो, और एंड दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन जो उसके बाहर बनी है, एंड दिस इज़ द न्यूक्लियस। या यू गाइस कैन सी इट वेरी इजीली। तो अपना प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों आ जाता है, दोनों को मिला के, मतलब न्यूक्लियस को छोड़ के जितना बचा हुआ पार्ट है वो सारा साइटोप्लाज्म है। और अगर हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला देंगे तो एज टुगेदर इट इज़ अ प्रोटोप्लाज्म। एक लिविंग प्रोटोप्लाज्म के अराउंड सेल मेम्ब्रेन होती है, और बाकी हम डिटेल्स में आगे देखते हैं।
साइटोप्लाज्म के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज होती है, सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। इसका काम है कि कुछ रेलेवेंट फंक्शंस को परफॉर्म करना, उसके अकॉर्डिंग होता है। मतलब इसके अंदर वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो नॉर्मली हमारी बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करने में काम आती हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल पे फोकस करें तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन का हम थोड़ा सा लेते हैं, हमें बस इतना सा ही है। एक लिविंग सेल के अंदर के आसपास एक बाउंड्री होती है, मेम्ब्रेन होती है, इज़ बाउंड बाय मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। डू रिमेंबर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज़ वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। एक ही चीज़ के दो नाम है, सेल मेम्ब्रेन। ये बाहर देखी हमने, तो यस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेम ही हो गया। इसके अंदर जो इनर जेल लाइक मटेरियल है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसका, जैसे हमारे घर में डोर है ना, डोर से तुम क्या कहते हो, तुम किसी को भी अंदर आने जाने तो नहीं दे सकते ना, सबके लिए तो मोस्ट वेलकम नहीं होता ना, ठीक है। कुछ ही लोग होते हैं जो, ठीक है, तो हाँ ठीक है, कई बार मजबूरी भी होती है, इग्नोर दैट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी सेम काम है, वो एक डोर की तरह है जो एंट्री और एग्जिट देखेगा। बाहर हमने वॉचमैन खड़ा दिया है, वो देखेगा कौन अंदर आ सकता है, कौन अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। एग्जिट ऑफ सब्सटेंस एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ सेल, सेल को जिसकी ज़रूरत होगी उस टाइम पे वही अलाउड होगा, मतलब ही है सेल, ठीक है। जो प्लांट्स की और फंजाई और बैक्टीरिया होती है ना, जैसे अभी हमने देखा सबके बाहर सेल मेम्ब्रेन है, पर जो प्लांट्स होती हैं उसके पास एक एडिशनल आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल की, जो एनिमल्स के अंदर नहीं होती। हम फर्दर डिफरेंस में भी ये पढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू फोकस, कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स के पास है, एनिमल्स के पास नहीं है। फंजाई के पास भी है, बैक्टीरिया के पास भी है, पर प्लांट्स के पास भी है, एनिमल्स के पास नहीं है। सेल वॉल का काम क्या है, रिजिडिटी प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एक शेप दे देगा, साइज़ दे देगा, सपोर्ट करेगा सेल को, ठीक है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ रहा है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर है। मैंने अभी आपको बताया था ना, जो साइटोप्लाज्म क्या हुआ, न्यूक्लियस को छोड़ के बचा हुआ जितना पार्ट है वो सारा एक साइटोप्लाज्म है, तो वो पोर्शन। और प्रोटोप्लाज्म क्या था, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जो पोर्शन प्रोटोप्लाज्म का, वो वाला पोर्शन जितना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होगी, ऑफ कोर्स सी बात है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। डेफिनेशन याद कर लेना इससे, जैसे यहाँ पे साइटोस लिखा है मतलब होलो, प्लाज्मा मतलब लिक्विड, पता है सबको। ये ग्राउंड सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है, यहाँ मोस्ट ऑफ दी सेल एक्टिविटीज़ अकर करती हैं, ठीक है। बना किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक है। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन्स और लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। न्यूक्लियस की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल अपना न्यूक्लियस ही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाला यही है, ये सेल का एक तरह का ब्रेन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल जनरली सेंटर में होता है, बट कुछ जगह पेरीफेरी में मिल जाता है। पेरीफेरी मतलब कोने में कहीं में भी पड़ा हुआ है, ठीक है, रैंडमली। तो पेरीफेरल पोजीशंस थोड़ी साइड वाली हो गई। तो सेंटर ऑफ द सेल एंड डेंस स्ट्रक्चर बाउंड बाय द न्यूक्लियस, एक डेंस स्ट्रक्चर है जिसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ यही कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस ही। सो मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट पेज, प्रोटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस का जैसे अब प्रोटोप्लाज्म हमने सेल में देखा था, तो जो न्यूक्लियस का जो प्रोटोप्लाज्म है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। थ्रेड लाइक, इसके अंदर थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है, जैसे क्रोमेटिन बोल देते हैं। वही जब हमें जीन्स की ज़रूरत होती है तो यही मटेरियल है, क्रोमेटिन ही थ्रेड लाइक नेटवर्क है, जो फर्दर कंडेंस हो जाता है, थिक हो जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेता है, जिसे हम क्रोमोजोम्स बोल देते हैं। और यही क्रोमोजोम्स होते हैं जो तुम इनहेरिट करते हो अपने पेरेंट्स से, इसीलिए तुम्हारी शक्लें मिलती हैं अपने माँ बाप से, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टर्स जीन्स इनहेरिटेड बाय वन जनरेशन फ्रॉम द अर्लियर जनरेशन। फिर हम बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, और यही ऑर्गेनेलीज हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो मेन सेल ऑर्गेनेलीज को हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे प्लास्टिड हो गया। प्लास्टिड लार्ज सेल ऑर्गेनेलीज हैं, करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट सेल, मतलब प्लांट सेल में ही मिलेंगी। इनका काम क्या है, कलर प्रोवाइड करना, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा वो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हम देखते हैं ना फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस कौन करता है, ग्रीन प्लांट है, तो उन्होंने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो वो ग्रीन प्लांट्स प्रोवाइड करेगा, तो ग्रीन कलर्ड प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। ग्रीन प्लांट्स बाय जो हेल्प करता है फूड की फॉर्मेशन में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यू ऑल नो।
और फिर अगर कोई भी ग्रीन के अलावा कोई भी कलर है तो वो क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करेगा, डिफरेंट कलर, जैसे फ्रूट वेजिटेबल सब एक चीज़, सब ग्रीन ग्रीन तो है नहीं अपने आसपास, डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट सब है, ठीक है। तो उसको प्रोवाइड करने के लिए भी कुछ होगा, वो क्रोमोप्लास्ट है। और अगर हम कहें कि कलरलेस प्लास्ट है तो वो ल्यूकोप्लास्ट है। अगर वो कलरलेस है, कलर नहीं दे रहा, तो कुछ तो काम करेगा ना, तो वो काम क्या कर रहा है, स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, स्टोर कर रहा है स्टार्च, प्रोटीन्स, ऑयल्स। एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम स्टार्च, प्रोटीन्स, ऑयल्स वगैरह को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये तो बहुत रीलें देखी हैं तुम लोगों ने, आई नो, तो ये तो तुम्हें रटा है कि पावर हाउस ऑफ दी सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली रॉड शेप्ड होता है, सफेरिकल होता है, बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है। वैसे इसका नंबर डिपेंड करेगा कि अपनी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है, तो उस पर डिपेंड करेगा। वैसे बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम है एनर्जी की जनरेशन और सेलुलर रेस्पायरेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन एंड जनरेशन ऑफ एनर्जी। इसीलिए ये एनर्जी की जनरेशन करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि एटीपी, यू गाइज नो, इफ़ यू गाइज नो, तो जनरेशन ऑफ एनर्जी मतलब एटीपी की फॉर्म में स्टोर करता है। फिर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है जो जिसके अंदर जो एक चैनल प्रोवाइड करता है ताकि हम खाना, मतलब जो भी मटेरियल है इधर उधर भेज सकें। दो टाइप का होता है बेसिकली, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, SER, दो तरह से। सॉरी गाइस मैंने विक्ट्री साइन बना दिया, सॉरी। ट्रांसपोर्ट करते हैं। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसीलिए वो हुआ। और इसका काम, मेन काम इसका है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। फिर स्मूथ की बात करें तो डज नॉट हैव राइबोसोम्स, देयरफॉर जो स्मूथ अपीयरेंस देगा। उसके पास थे राइबोसोम्स, तो रफ कुछ यहाँ पे मैं कुछ लगा दूँ तो रफ हो जाएगा ना एकदम से, और कुछ नहीं है, मतलब मेरी स्किन कैसे स्मूथ है, यहाँ बाल पर कर दूँगी तो रफ हो जाएगी। तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, तो जहाँ पे कुछ प्रेजेंट है, मतलब राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो वो रफ हो गया, नहीं तो स्मूथ है एकदम ऐसे, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम, तो उसका काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ फैट्स, ठीक है। ये ज़रूर याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। RER का काम है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, SCR का काम है सिंथेसिस ऑफ फैट्स, ओके गाइस। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मली जहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही पाया जाता है। एंड विद दिस वी आर ऑलमोस्ट डन विद द चैप्टर, बस 5 मिनट और, सॉरी। हाँ, इसका मेन काम है प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करना, प्रोसेस करेगा, पैकेज करेगा, इसका यही काम है। वैक्यूल की बात करें तो एक एम्प्टी स्पेस है साइटोप्लाज्म के अंदर, बहुत, जो प्लांट सेल्स के अंदर ना बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल्स के अंदर छोटू सा होता है, बट प्लांट सेल्स के अंदर थोड़ा बड़ा साइज़ में बड़ा होता है। इसका काम क्या है, जितना एक्सेस वाटर है, जितना वेस्ट है, सब स्टोर कर लेगा। एमीबा के अंदर फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये सिर्फ एमीबा के अंदर होते हैं, फूड वैक्यूल्स फॉर डाइजेशन। राइबोसोम्स की बात करें तो टाइनी ग्रेन्यूल्स है, अभी हमने यहाँ देखा था RER के ऊपर राइबोसोम्स, अभी देखा, अभी याद कराया मैंने तुम्हें। राइबोसोम्स टाइनी ग्रेन्यूल्स है साइटोप्लाज्म एंड प्रेजेंट ऑन द RER के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट है प्रोटीन सिंथेसिस होगी, तो RER के ऊपर प्रेजेंट है ना, वही प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। SCR के ऊपर नहीं है तो उसको कुछ तो करना है, तो वो फैट की सिंथेसिस करता है, ओके। सीलिया और फ्लैजेला की बात करें तो कुछ स्मॉल एक्सटेंशन है, हमारे ऊपर बाल है ना, ये बाल, मेरे बाल फ्लैजेला ले लो, और ये छोटू वाले बाल मेरे सीलिया ले लो। ये स्मॉल एक्सटेंशन है, मेनली इनका फॉर एग्जांपल है, ऐसा सच में नहीं होता, बस याद कराने के लिए बोल रही हूँ कि छोटू वाले सीलिया, फ्लैजेला थोड़े लंबे होते हैं। मैं यहाँ दिखा भी देती हूँ, ये पैरामीशियम देखो, पैरामीशियम के ऊपर सीलिया छोटू से है ना, ये सीलिया है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, छोटू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है इसके ऊपर, फूड वैक्यूल है इसके अंदर, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और फ्लैजेला, ये देखो, ये लंबा सा फ्लैजेला, इसीलिए मैंने बालों से रिलेट करने के लिए, सॉरी। ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये पेलिकल हो गया इसका, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये यूग्लेना की दिखाया मैंने, ठीक है। इसका मेन काम क्या है सीलिया और फ्लैजेला का, लोकोमोशन और कलेक्शन ऑफ फूड। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया, उनके पास काफ़ी मतलब उनके पास सीलिया प्रेजेंट होता है। यूनिसेलुलर के पास, वो खुद यूनिसेलुलर है इसलिए उसके पास ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है,
ठीक है, वो खुद ही यूनिसेलुलर है, उनके पास ऑलरेडी एक चीज़ थी, तो वो कहते हैं हमें कुछ तो एक्स्ट्रा दो यार, तो हमने उन्हें सीलिया दे दिया ज़्यादा अमाउंट में, छोटे छोटे से सीलियास दे दिया हमें। और यूग्लेना ऑलरेडी मल्टी सेलुलर है, ऑलरेडी है, तो फिर उसको हमने सिंगल ही दिया, फ्लैजेलम दे दिया हमने उसको। फिर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो यूनिसेलुलर होते हैं वो एमीबा जो हो गया, सिंगल सेल हो गया, हम इतनी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो पूरा चैप्टर ख़त्म होने को आ गया, अब तक यही बता रहे हैं। एमीबा सिंगल सेल हो गया, इसका काम क्या है, कैप्चर करना, डाइजेस्ट करना फूड को, कैप्चर करता है, डाइजेस्ट करता है फूड को, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन, ग्रोज, रिप्रोड्यूस, सब एक ही सेल से करता है, सब कुछ एक सेल से करता है। पर अगर हम मल्टी सेलुलर मतलब अपनी बात करें तो हमारे पास हर चीज़ परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक सेल है, स्पेसिफिक सेल फॉर ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑल, सब कुछ है, सब एक ही सेल तो नहीं परफॉर्म कर रहा ना, डिफरेंट चीज़ें हैं। पर एमीबा बस नहीं है, उसका सिंगल सेल ही सब परफॉर्म कर रहा है, यहाँ लिखा है इट कैप्चर, सिंगल सेल से ही सब कुछ कर रहा है वो। मल्टी सेलुलर के देखें तो वो स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट सेल्स हैं। तो एक जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो जो जितने सारे ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो मिल के ग्रुप ऑफ सेल्स एक टिश्यू बना लेते हैं। फिर जितने टिश्यूज़ हैं वो इकट्ठे मिल के, जब एक काफ़ी सारे टिश्यूज़ जो इकट्ठे मिल के सेम काम करते हैं तो वो ऑर्गन बना लेते हैं। फिर जितने ज़्यादा ऑर्गन्स मिल के इकट्ठे एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, और काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम्स को बना के हम बन जाते हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो जैसे टिश्यू की एग्जांपल होगी नर्वस टिश्यू, और ऑर्गन्स की एग्जांपल होगी किडनी, और ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल होगी डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड ये देखो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म है। डू यू नो, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट होते हैं काफ़ी, ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स मेंशन कर दिए उन्होंने, डाइजेस्टिव, मस्कुलर, रेस्पिरेटरी, नर्वस, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, एंडोक्राइन, स्केलेटल, इंटेग्यूमेंट्री, सब सारे हैं। तुम्हारे काम के नहीं है, बस तुम्हें एक बार गो थ्रू होना है। और अगर तुम्हें ये हाईलाइटेड एनसीईआरटी चाहिए, हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए हुई तुम्हारी बुक की, तो डू मेंशन मी इन द कमेंट्स, आई विल प्रोवाइड यू गाइज विद दिस। ठीक है, एंड यस, फिर हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। हाउएवर दे अपीयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ब्लड और लिवर सेल्स, मैंने मिस किया, सॉरी। ऑल सेल्स के सभी सेल्स के अंदर कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, बट दे कैन अपीयर डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो ब्लड और लिवर सेल्स हैं एनिमल्स के अंदर, या फिर रूट या लीफ सेल्स हो गए प्लांट्स के अंदर, इनका कॉमन फीचर्स हैं, बट इनकी जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट है। नॉर्मली हम अब कंपैरिजन इस पे से मतलब 95% क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि तुम्हें डिफरेंशिएट करना है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। बहुत वो है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। ज़रूर याद करना एक प्रॉपर चार्ट की तरह, जैसे यहाँ मेंशन है तुम्हारी बुक में, ये चार्ट से तुम याद करोगे तुम्हें ईजीली याद हो जाएगा। पर मैं एक बार फिर भी तुम्हारे लिए रीड कर देती हूँ, सॉरी गाइस। तो प्लांट सेल्स जनरली हैव डेफिनेट शेप ड्यू टू रिजिड, डेफिनेट शेप होती है क्यों, क्योंकि मैंने बताया था प्लांट सेल के पास ही सिर्फ सेल वॉल है, एनिमल सेल के पास नहीं है, एनिमल सेल के पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे लिखा है प्लांट सेल जनरली हैव डेफिनेट शेप, क्यों, क्योंकि उनके पास रिजिड सेल वॉल है। इन कंपैरिजन एनिमल्स के पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, तो उसकी आउटर कवरिंग सिर्फ सेल मेम्ब्रेन हुई, और इसीलिए जो एनिमल सेल्स होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं। तुम थोड़ा बहुत तो फ्लेक्सिबल हो यार, ठीक है। प्लांट सेल नहीं होते इतने, क्योंकि उनके पास सेल वॉल होती है, तो उनकी डेफिनेट शेप होती है, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। क्योंकि उनको बाहर देखो कितना वो है, तुम घर के अंदर रह सकते हो ना सेफ, वो तो बाहर हैं, तो उनको थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। हैंस दे कैन शो लार्ज, दिस प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू एनिमल सेल, इसीलिए वो लार्ज वेरिएशन शो करते हैं अपनी शेप्स के अंदर। जो प्लांट सेल्स की तो रिजिड हो गई ना, डेफिनेट फिक्स्ड हो गई एकदम, बट एनिमल सेल की थोड़ा सा चेंजेस आ जाती हैं। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, एनिमल सेल के अंदर नहीं होते। प्लास्टिड्स की पहली लाइन हमने यही पढ़ी थी कि करेक्टरिस्टिक टू दी प्लांट सेल, इसलिए सिर्फ प्लांट सेल में मिलेंगे, एनिमल में नहीं मिलेंगे। हमें देखें, हम कलर ग्रीन कलर के एनिमल्स देख लिए, रेड ब्लू ग्रीन ऐसे एनिमल्स देखे तुमने, तुम ग्रीन ब्लू कलर के हो नहीं ना, तो तुम्हारे अंदर नहीं है प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड्स का हमने मेन काम ही ये पढ़ा था कि कलर देता है वो।
और प्लांट सेल्स जनरली हैव लार्ज वैक्यूल्स और एनिमल सेल्स ऑन दी अदर हैंड लैक्स वैक्यूल्स। प्लांट सेल के अंदर हमने देखा था कि लार्ज होते हैं, यहाँ एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटू भी हो सकते हैं, नहीं तो हो सकते हैं एब्सेंट ही हो, ज़रूरी नहीं है प्रेजेंट होंगे। और ये डायग्राम इसमें आया नहीं है, वैसे यहाँ पे तुम्हें भी पता है, अपनी बुक खोलना, प्लांट सेल और एनिमल सेल का ये देखो अलग अलग से मेंशन था। आई डोंट नो ये क्या ग्लिच हुआ एकदम से, पहले था इसमें, बट ये बना के देखना, ये डायग्राम एज इट इज़ दे देते हैं बनाने को कि बना के दिखाओ। और काफ़ी चीज़ें प्लांट सेल में एक्स्ट्रा है, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि प्लांट सेल के डायग्राम आएगा तुम्हें, बट ये आ जाता होता है। दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना। और ये मेन डिफरेंसेस उन्होंने लिस्ट कर लिया। ये देखो शेप उसकी फिक्स्ड है, इसकी नहीं है, एनिमल सेल की नहीं है। सेल वॉल प्लांट सेल में है, एनिमल में नहीं है। प्लास्टिड प्लांट सेल में है, एनिमल में नहीं है। वैक्यूल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है और एनिमल्स के अंदर या तो छोटू सा होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। आई होप तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें याद ही हो गई होंगी इसके साथ, कीवर्ड ज़रूर याद कर लेना। और अगर तुम्हारे को अब इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें रिवाइज़ करना हो चैप्टर, तो तुम बड़े आराम से यू मस्ट नो पढ़ सकते हो। नहीं तो मैं हाईलाइटेड PDF इसकी तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगी। तो ओके, इसके बाद अगर तुम्हें ये सॉल्व्ड एक्सरसाइज की चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक इट डू लाइक इट। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।